हम लोग डिस्कस करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के वैदिक सभ्यता टॉपिक से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी जैसे महत्वपूर्ण स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और इन्हीं पैटर्न्स पे ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट्स का सही उत्तर चयन कीजिए। अब मैंने इसमें जो कूट है वो नहीं लिया है, केवल क्वेश्चन पे फोकस किया है, तो ये आप लोगों को सही सुमेलित करना है। एक तरफ है वैदिक कालीन नदियों का नाम और एक तरफ है आधुनिक जो उन नदियों का नाम है, उनसे आपको इसको मिलाना है। तो वैदिक काल में जो कुंभा नदी जो प्रयोग किया गया है वो आज की काबुल नदी से उसको जोड़ा जाता है। दूसरा है पुरस्रवी नदी। पुरस्रवी नदी रावी नदी का वैदिक कालीन नाम है। सदा नीरा नदी गंडक नदी के लिए प्रयोग किया गया है और सुतुद्री सतलज नदी के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। देखिए, वैदिक काल में, खासकर ऋग्वैदिक काल में दो नदियों का जिक्र मिलता है, एक कुंभा और क्रुमु। अब ये कुंभा और क्रुमु ये दोनों नदियां अफगानिस्तान में हैं, इसीलिए जो आर्य थे उनका संबंध अफगानिस्तान से जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट, कुंभा। ठीक है, कुंभा नदी काबुल नदी, आज के समय में उसका नाम काबुल है। क्रुमु जो है वो कुर्रम नदी है। अस्किनी जो है वो प्रयोग किया गया है चेनाब नदी के लिए, परश्रवी रावी और विपाशा व्यास नदी के लिए और सुतुद्री सतलज नदी के लिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैदिक नदियां अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। अभी अभी हमने बताया अस्किनी नदी चेनाब नदी के लिए प्रयोग किया जाता है। आज के समय में चेनाब नदी जो है उसी का वैदिक काल में नाम अस्किनी मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अच्छा एक इसमें और नदी है, एक नदी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, व्यास नदी को विपाशा, चेनाब अस्किनी हो गया, रावी परश्रवी और ये झेलम नदी। झेलम नदी का वैदिक काल में नाम था वितस्ता। वितस्ता नदी का जो नाम मिलता है वो झेलम नदी आज के समय में है। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो कुंभा जो है वो अभी हमने आपको बताया था अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में काबुल नदी का उस समय नाम कुंभा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदेत्तर काल से में प्रचलित हुई। अब यहाँ पे देखिए, ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तो विवादों में था, क्योंकि इसके दो आंसर सही हैं। यह भी वेदेत्तर काल में प्रचलित हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये परंपरा, और एक ये भी इसका सही आंसर है, ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ और संन्यास। तो एक तरह से देखा जाए तो बी और सी दोनों इसके सही आंसर हो सकते हैं। तो चूंकि इसका ये विवादित प्रश्न था तो यहाँ पे मैं भी इसका आंसर नहीं बता पाऊंगा, पर आप ये याद रखिएगा ये दोनों इसका आंसर संभव है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है। ऋत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम, और ये जो ऋत के संहारक जो वैदिक कालीन देवता का नाम एक जुड़ता है वरुण देवता। जो वरुण देवता है उनको ऋत का संहारक यानी नियमों का पालक या इन जो प्राकृतिक नियम है उनके देवता भी माने जाते हैं वरुण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाए। तो वैदिक देवताओं के पुरोहित थे बृहस्पति। बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। उनका नाम था लोपामुद्रा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका सही आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। देखिए, निष्क जो है उसका ज़्यादातर प्रयोग एक कंठहार, जो गले में पहना जाता है एक कंठहार आभूषण, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन बाद में इसका प्रयोग सिक्के के रूप में होने लगा, निष्क को सिक्का कहा जाने लगा। और वो जो कंठहार है जिसका प्रयोग किया गया है उसमें मुख्य रूप से सोने का ही वो आभूषण माना जाता है। तो बाद में यह सिक्का के लिए यह शब्द प्रयोग होने लगा निष्क। लेकिन ऋग्वैदिक काल में यह कंठहार, गले में पहने जाने वाले हार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से
वैदिक साहित्य का सही क्रम। अब यहाँ पे वैदिक साहित्य का आपको सही क्रम बताना है। तो देखिए सही क्रम जो यहाँ पे है, सबसे पहले वैदिक संहिताएं आती हैं जिसमें चारों वेद आ जाएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। फिर इन वेदों के अंतिम भाग को बोला जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे वैदिक संहिता आ जाएगा। वैदिक संहिता में चारों वेद आप ले लीजिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर इन्हीं वेदों के अंतिम भाग को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो वैदिक संहिता के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग को अरण्यक कहा जाता है, यानी उसके बाद अरण्यक आएगा, और फिर सबसे लास्ट में आता है उपनिषद। तो इनका सही क्रम यही है, वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक और सबसे लास्ट में उपनिषद आता है। तो ये ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।